अस्सलामुअलैकुम। दुनिया महर बुखारी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम जीशान। सियासी बका की जंग में तहरीक इंसाफ एक बार फिर जलसे जुलूस और एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर कर रही है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमने मुज़ाकरात में बहुत कोशिश की लेकिन कुछ ना हो सका। अब मुज़ाकरात का इख्तियार इमरान खान ने महमूद अचकजई और अलामा नासिर को दिया है। महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासिर के साथ हमारा अलायंस है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जरिए हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने यह एतराफ़ भी किया कि तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनाने में नाकाम रही है। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बेइख्तियार लोगों से मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं। हुकूमत के हर वार का तोड़ मेरे पास है। इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में दुआया तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि आज का दिन हमारे लिए दर्दनाक और गमनाक है। हमारे पुरअमन कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 7 दिसंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान करते हुए कहा कि हमें मालूम है ये हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। मैं आज 7 सितंबर बरोज़ इतवार को इसी ग्राउंड में जलसे का ऐलान करता हूं। इंशाअल्लाह ताला इसी ग्राउंड में जलसा हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। गुज़िश्ता बरस 2024 में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी ने इस्टेब्लिशमेंट से जल्द मुज़ाकरात होने का इंदिया दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने भी ये इंकशाफ अरियाला जेल में केस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान किया था कि तहरीक इंसाफ इदारों से बातचीत के लिए तैयार है। जबकि अली अमीन गंडापुर ने भी मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि पाकिस्तान की खातिर इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी थी, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज शामिल थे। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ औकात में इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए 3 मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई गईं, जबकि हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए भी तहरीक इंसाफ की जानिब से कमेटी तश्कील दी गई थी, मगर मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके। तहरीक इंसाफ सियासी बका की जंग में हर हरबा आजमा चुकी है, मगर ताहाल जमात की सियासत में गुंजाइश पैदा नहीं हो सकी। गुज़िश्ता रोज़ मियां नवाज शरीफ का तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहना था कि PTI अकेले नहीं, उन्हें लाने वाले भी मुजरिम हैं। 2018 से 2022 तक जो हुआ उसकी जिम्मेदारी उनके सर है। मुल्क के अवाम अब जान चुके हैं कि पिछली हुकूमत ने क्या किया, और मजीद कहा कि उन्होंने सिर्फ इंतशार, फितना, लड़ाई झगड़ों और दूसरों पर इल्जाम तराशी में वक्त गुजारा। 18 से लेके फिर 22 तक क्या होता रहा पाकिस्तान में, वो सारी जिम्मेदारी इनके सर है। बड़े छोटे की कोई तमीज तफरीक नहीं थी, ना कोई बड़ों का अदब था। पता नहीं शायद क्रिकेट खेलने आए थे, वो ही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। अफसोस है इस बात का। मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे। उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। अब अवाम को समझ आ गई है, ना आपके कोई जलसों में आता है, ना आपके कोई बहकावे में आता है। लोगों को वो जो 4 साल आप गुजार के गए हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में भले बदतरीन दौर याद रखा जाएगा, लेकिन उसका फायदा ये हुआ है कि लोगों को असल और नकल का फर्क जो है वो पता चल गया है। अवाम तब्दीली, हकीकी तब्दीली को महसूस कर रही है। इसी वजह से चाहे वो ये धरने की कॉल हो या जलसों की कॉल हो या बॉयकॉट की कॉल हो या कोई भी कॉल हो, अवाम ने इनके ऊपर यकीन करने से साफ इनकार कर दिया, और इसकी गूंज खैबर पख्तूनख्वा में भी पहुंची। सियासी दर्जा हरारत में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों का रुख करने का ऐलान कर रही है। क्या तहरीक इंसाफ एक मौसर एहतजाज करने में कामयाब हो पाएगी? और मियां नवाज शरीफ अब तक 90 की सियासत से बाहर नहीं आ सके, इसकी वजूहात क्या हैं? ये और बहुत से सवालात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर वलीद इकबाल साहब और पॉलिटिकल एनालिस्ट आमिर इलियास राना भी हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब, आपको क्या लग रहा है? 7 दिसंबर का ऐलान किया है और सड़कों पर आने का इशारा भी दे रहे हैं बार बार सुहेल आफरीदी साहब। क्या PTI इस पोजीशन में है कि एक बड़ा एहतजाज कर सके या एक बड़ा पावर शो कर सके? मेरी तो ख्वाहिश है वो करें। ये सारे के सारे 26 नवंबर की भी बात कर रहे थे और मैं मुसलसल कह रहा था कि नवंबर भी आएगा और हम देखेंगे कि ये क्या करेंगे। तो अब दिसंबर की डेट तो आ गई है।
पीटीआई को चाहिए कि जमहूरी अंदाज में जो उनके बस में है वो अपने लीडर के लिए, अपनी पार्टी के लिए करें, लेकिन जब ये धमकी लगाते हैं तो अपना रास्ता खुद बंद करते हैं। अब उन्होंने पेशावर में उन्होंने शायद जलसे का ऐलान किया है, वो सवाबी में भी कर चुके हैं, तो बिल्कुल करें, ये उनका राइट है। जो रोकता है उसके ऊपर सारे लोग बात करते हैं कि नहीं रोकना चाहिए, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड इनका ये है कि ये कभी कफन बांधने का आने का कहते थे और फिर इंतजामिया की बात नहीं सुनते थे, तो फिर इनके साथ सख्ती भी हुई और इन्होंने साबित किया 2-3 दफा कम से कम कि ये पुरअमन होने के लिए तैयार ही नहीं थे। बिल्कुल इनके साथ लेकिन सख्तियां हो सुहेल रही हैं आफरीदी जो साहब अब भी कह रहे हैं कि हुकूमत के हर वार का तोड़ मेरे पास है। ऐसा क्या है उनके पास, और बार बार वो इतने कॉन्फिडेंटली क्यों ऐलान कर देते हैं कि हम सड़कों पर आएंगे, मेरे पास अब अवाम की अदालत में जाने के सिवा कोई चारा नहीं है? आपको लगता है कि जो बातें हो रही थी नवंबर के हवाले से अब वो दिसंबर में होने जा रहा है? देखें, जब ये करेंगे और उसको अमली जामा पहनाएंगे तो आप और हम देखेंगे कि उसके लिए अवामी राब्ता मुहिम कैसी चलाते हैं। जब अपने सूबे में कर रहे हैं तो इजाजत इन्होंने किसी से नहीं मांगनी, वो करें। उनकी अमलदारी है, चाहे वो हरीपुर में करें, एबटाबाद सवाबी करें, वो पेशावर में करें, मालाकंड में करें। लेकिन उन्हें जो एहतजाज करना है वो तो फिर पंजाब में करना चाहिए ना। अगर सियासी तौर पे इन्हें कामयाब होना है, पाकिस्तान की तहरीकों की तारीख उठा के देख लें तो इमरान खान साहब 25 मई 2022 को सवाबी से चले थे और इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानियों से पहुंचे थे, और फिर वो बेचारे चीफ जस्टिस साहिबान इनके लिए बचत के रास्ते ही ढूंढते रहे और खुद चले गए, रास्ते ना बन सके। तो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए, इनकी पार्टी को सोचना चाहिए। इनसे ज्यादा बड़ी भड़कें स्टार्ट में गंडापुर साहब ने मारी थी, और 26 नवंबर 24 नवंबर के लिए तो वो बहुत कुछ कफन वगैरह लेके आ रहे थे। ये सब तोड़ लेके आ रहे हैं। जुनैद अकबर साहब ने तोड़ बहुत अरसा पहले बताए थे कि हम बशाम से भी बंद कर देंगे सड़क, हम डेरा इस्माइल खान से पंजाब के रास्ते बंद कर देंगे, डेरा गाजी खान की तरफ बंद कर देंगे। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने ही उनको मैसेज किया था एक इंटरव्यू के बाद, और वो मैसेज दिया था बैरिस्टर गौहर को और 2 वकला को कि उनको बताएं कि इस किस्म के इंटरव्यू ना दें। अब जो सिचुएशन बनी हुई है, अभी तो मैसेज ही कोई नहीं आ रहा है उनके पास। मेरा ख्याल है कि मैसेज आने के लिए क्या मुलाकातें भी कुछ अरसे में बहाल हो जाएंगी लीडर के उसकी कॉल का तो इन्हें इंतजार करना है। इससे ये ज्यादा तो आपका कुछ नहीं ख्याल है। है या आपकी खबर है? क्योंकि आज भी सुहेल मेरे आफरीदी साहब मुलाकात के लिए गए हैं और उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और धरना दिए बैठे हैं वो वहां। वो मेरे ख्याल में केस भी रीओपन होंगे दोनों, जीएचक्यू हमला केस भी और तोशाखाना 2 भी, जिसकी फाइनल होनी है, और मुलाकातें भी हो जाएंगी शायद दिसंबर जनवरी में कुछ दिनों में। बहरहाल अब मेरी इत्तला है कि ये काम हो जाएगा मुलाकातों वाला भी। एक दो चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी इमरान खान साहब ठीक है, के तो आप कह रहे लिए हैं जो। मुलाकातें हो जाएंगी, लेकिन ये मुलाकातें अब तक क्यों नहीं हो रही, इसकी वजह जानने की मैं कोशिश करूंगी आपसे। इससे पहले सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि 7 दिसंबर का ऐलान किया गया है, क्या करने जा रही है पीटीआई? क्या ये ऐलान सिर्फ जलसे तक महदूद है या कोई एहतजाजी तहरीक भी है जिसकी तैयारी हो रही है? जी, हम तो एक मुसलसल पुरअमन एहतजाज की कैफियत में हैं ही। जिस भी तरीके से हम, और बाय द वे पुरअमन पुरअमन और गैर मुसल्लह एहतजाज की कैफियत में तो हम हैं ही, क्योंकि इस मुल्क में हम ये महसूस करते हैं कि कोई वजूद ही नहीं है कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती का, बल्कि उसकी जो एक शक्ल आइन के रूप में मौजूद थी उसको भी बिल्कुल जो है मसख कर दिया गया है। ये तो मैं अब बहैसियत मजमूई बात कर रहा हूँ। ये जो ऐलान हुआ है अभी, ये महज अभी ऐलान हुआ है तारीख का और मकाम का। इसकी मज़ीद तफसीलात के लिए जो है अभी आप कहेंगे फर्दर अवेटेड है, और आपको तमाम तफसीलात जो हैं वो आने वाले वक्त में पहुंचा दी जाएंगी, सबको पहुंचा दी जाएंगी, मुझ समेत। लेकिन इस वक्त जो ऐलान हुआ है वो लेकिन लेकिन वलीद डेट और इकबाल साहब, मकाम हम का। देख रहे हैं जब से सुहेल आफरीदी साहब बरसरे इख्तदार आए हैं वो अवाम से रुजू करने की बात कर रहे हैं और बारहा कह रहे हैं कि मैं अवाम की अदालत में जाऊंगा। एक तो वो करना क्या चाह रहे हैं, और 7 दिसंबर के हवाले से जो ऐलान किया है, क्योंकि नवंबर के हवाले से भी बहुत सी चहमगोइयाँ थी कि शायद वो सड़कों पर आएँ और एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर जाए ये एहतजाज। तो क्या दिसंबर में ऐसा ही कुछ होने वाला है या सिर्फ जलसा होगा, ऐलानात होंगे, तकारीर होंगी और सब अपने घरों को? मैं आपको एक बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ, क्योंकि हम पे हर किस्म के बेबुनियाद इल्ज़ामात पिछले 2-3 साल से लगाए जा रहे हैं, और उसी के नतीजे में ये सारे जो बिल्कुल मज़हका खेस किस्म के केस जो हैं, और फिर जो सज़ाएं दी गई हैं, फिर जो डिस्क्वालिफिकेशंस करके जो ज़िमनी इंतखाबात कराए गए, ये सब सब जिसे कहते हैं हर किसी भी महज़ब निज़ाम हुकूमत के अंदर जो है ये बातिल तरीक़ेकार है।
मैं इसके अलावा जो आपको आपके मखसूस सवाल का जवाब जो है ये देना चाहता हूं कि हमारी हर सरगर्मी पहले भी रही है और अब भी रहेगी, बशमूल जिसका ऐलान हुआ है कानून और आइन के दायरे में, उन्हीं बुनियादी हकूक पर मबनी रहेगी जिसका हमारा आइन वादा करता है और जिसकी वो गारंटी देता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि हम आइन और स्ट्रिक्टली कानून स्ट्रिक्टली की जी, पासदारी करते हुए या अगर अंग्रेजी में मैं सड़कों पर कहूंगा आएंगे तो स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जो उसका बचा खचा रह गया है, बुनियादी हकूक वाले चैप्टर को तो छेड़ा नहीं है, लेकिन बुनियादी हकूक को निफाज के सारे निजाम को मलिया मेट कर दिया गया है। हमारी तो जिद्दोजहद है ही ये कि इस मुल्क में आइन और कानून की जो एक तस्वर होता है महज़्ज़म मुल्कों के अंदर, जो एक वजूद होता है जिसकी वजह से एक दस्तूर तश्कील दिया जाता है, उस निज़ाम को बहाल किया जाए और उसकी बहाली तक ये एक वो मौका है जो जिसका ऐलान किया गया है। हम दीगर भी इस ऐसी जिद्दोजहद के लिए सरगर्मी जो में सियासी तर्ज अमल अपनाया गया आप लोगों की जानिब से वो गालिबन मज़ाहमती बयानियां है जिसको लेकर आप लोग चल रहे हैं, लेकिन आप ही के चेयरमैन आज कह रहे थे कि हमने मुज़ाकरात की भी बहुत कोशिश की है और जो टास्क दिया गया था महमूद खान अचकज़ई साहब को, राजा नासिर अब्बास साहब को, लेकिन अभी तक वो कोशिशें रंग लाती दिखाई नहीं दी हैं। ये नाकामी इदारों से मुज़ाकरात में हुई है और सियासी कुव्वतों के साथ मुज़ाकरात का ऑप्शन अब भी मौजूद है? नहीं जी, मैं इसको नाकामी तो नहीं कहूंगा। और सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात, देखें मुज़ाकरात के कई जो हैं राउंड्स हुए हैं और उनमें से जो एक आपको याद होगा इस साल के बिल्कुल शुरू में या पिछले साल के एंड में, ये जी जी। दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 के शुरू में जो सिलसिला था, उससे वाज़ेह हो गया हमको, जो मुज़ाकरात में जो हमारे नुमाइंदे थे उनको वाज़ेह हो गया और देखने वालों को भी वाज़ेह हो गया। आप सब देख रहे थे कि जिनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे उनके पल्ले था ही कुछ नहीं। भाई हम उनसे एक छोटी सी मिसाल ले लें, हमने उन्होंने कुछ पेशकश की कि जी आपको हम ये कर देंगे वो कर देंगे, या आप क्या चाह रहे हैं, आपके क्या मुतालबात हैं। हम कुछ मुतालबात तो वाजे थे, मजीद हमने कहा कि जी हमें हिदायत लेने के लिए हमारे चेयरमैन बानी चेयरमैन इमरान खान साहब तक रसाई जो है मुहैया कर दें। वो उस काबिल ही नहीं, पंजाबी में कहते हैं वो उस जोगे ही नहीं रहे। और फिर अभी आपके ये प्रोग्राम में बात हो रही थी कि जी आप अगर एहतजाज करना है, मज़ामत करनी है तो पंजाब से करें। तहरीकें चलती रही हैं तो पंजाब में चलती रही हैं, जो जो भी हैं। मैं तो आपको ज़रा थोड़ा सा मुझे गुंजाइश दें, हबीब जालिब के शेर एक दो अर्ज करता हूँ। लोगों ही का खून बह जाता है, होता नहीं कुछ सुल्तानों को, तूफान भी नहीं जहमत देते इनके संगीन ऐवानों को, दीवारों में सहमे बैठे हैं क्या खूब मिली है आज़ादी, अपनों ने किए वो हम पे सितम, हम भूल गए बेगानों को। आप अंदाजा करें कि इमरान खान साहब के साथ जो लेकिन सलूक हो रहा है, सर जो आप, उनका, मैं मेरी अर्ज एग्जैक्टली सुनिए। आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो मुज़ाकरात की बात बैरिस्टर गौहर साहब कर रहे हैं, क्या अभी भी महमूद खान अचकज़ई साहब के पास ये टास्क है, और अगर ये टास्क है तो किससे मुज़ाकरात करने का टास्क है? देखें जी, सियासी जमात कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे को बंद करने का जो है सिलसिले में यकीन नहीं रखती, लेकिन मुज़ाकरात में कोई बात किसी किस्म की मुअस्सर बात हो, कोई मानी खेज मुज़ाकरात हो, तो तभी वो इस काबिल इस लायक वो है अमल कि उसके ऊपर जो है हम भी कोई शिरकत जो है उसमें करें। लेकिन अगर ये सूरत हाल है जो आपके सामने है, मेरी मेरी जो एक मैं अर्ज करना चाह रहा था, ये इस पे जरा आप गौर मेरा कीजिए। सवाल शायद अभी तक समझ नहीं पाए। मेरी मैं ये जानना चाहती जी हूँ, ये टास्क जो दिया गया है राजा नासिर अब्बास साहब को और अचकज़ई साहब को, ये टास्क किससे मुज़ाकरात का दिया गया है? क्योंकि आप ही की जमात के लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो बेइख्तियारे लोग हैं, हम इनसे बात क्या करें। तो फिर जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है वो किससे मुज़ाकरात की बात हो रही है? देखिए जी, हम जो भी इस निज़ाम को चला रहा है उससे मुज़ाकरात की बात हो रही है। अगर सियासी कुव्वतें, सियासी जमातें जो कि इस बज़ाहिर हुक्मरान हैं इस मुल्क में, अगर उनके पास कोई इख्तियार है और अगर उसकी वो डेमोन्स्ट्रेशन कर दें जो कि वो नहीं कर सकी पिछले मुज़ाकरात में, तो फिर तो वो बेसूद है। लेकिन उनसे भी मुज़ाकरात इसमें शामिल हैं। भाई आप एक कदम तो उठाएं खैर सगाली का, गुडविल का। ये जिन दोनों अफराद के आपने नाम लिए, इनके कब से नाम गए हुए हैं अब असेंबली और सेनेट के कवायद और जवाबित के मुताबिक कि उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया जाए, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। मैं जो आपको कह रहा था ना, वो जी जी। हबीब जालिब का आखिरी मिसरा कि अपनों ने किए वो हम पे सितम, हम भूल गए बेगानों बेगानों को। अब आप देख लें कि इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जो सलूक हो रहा है। कल ही एक
वजाहत जारी की गई जेल हुकाम की जानिब से। वज़ीर दिफा ने बयान जारी किया है जो फेक न्यूज़ चल रही थी उस हवाले से कि किस तरह का आराम दिया गया है बानी पीटीआई को। क्या आपकी मुलाकात हुई है बानी पीटीआई से जेल में, तभी आप कह रहे हैं जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, या सिर्फ ये ज़बानी कलामी आप बता रहे हैं कि नहीं जी, उनके नहीं, साथ क्या मैं सलूक हो रहा आपको है? जो अर्ज कोई कर रहा हूँ, एविडेंस है आपके पास या आप आई जी विटनेस हैं जी, इसके? मेरे पास क्या एविडेंस है, मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि आज कितनवां दिन है, 21वां दिन है कि 22वां दिन है कि किसी को रसाई नहीं है उन तक, ना उनके वकला हम्म। को, ना उनके अहले खाना को, ना उनके मुआलिज को। उनके मुआलिज को तो 1 साल तकरीबन हो गया है, उनके जाती मुआलिज को उन्हें देखे हुए। तो आपको मुझे मुझे कोई हम्म। एविडेंस देने की जरूरत है? आप एविडेंस पूरी दुनिया देख रही है और ये कह रहे हैं कि जी अच्छा भाईजान, मैडम ये आप मुझे बताएं कि अब बेशक आप पर्ल कॉन्टिनेंटल बना लें अंदर उसको, या वो सरीना होटल बना दें, जेल जेल होता है। ये कह देंगे जी वहां पे उनको एग्जैक्टली, बिस्तर लगा जेल हुआ है, जेल वहां होती पे है। उनको। और ये वही जेल है जब आप लोगों की हुकूमत थी तो पूरी ऑपोजिशन दीवार के साथ लगी हुई थी और जितने लीडर थे उस वक्त ऑपोजिशन में, वो भी हमें जेल में दिखाई दिए। लेकिन मैं आपसे पार्टी के अंदरूनी मामलात के बारे में भी जानना चाहती हूँ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। उससे पहले आमिर इलियास राना साहब, बात हो रही है मफाहमत और मज़ाहमत की। चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई हमने तो मुज़ाकरात करने की कोशिश की लेकिन अभी तक नाकामी रही है, तो फिर इसका मतलब मुज़ाकरात का ऑप्शन बंद हो चुका है, अब पीटीआई मज़ाहमत की तरफ ही जाएगी और इससे फायदा होगा पीटीआई को? वलीद इकबाल साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। मैं छोटी सी बात वहां से करूंगा। जो मुज़ाकरात जनवरी 25 में हो रहे हम्म। थे और 2 मुज़ाकरातकार अमेरिका से आए थे, उनमें से एक के साथ मैं इस दफा सितंबर में वहां मिला। तनवीर साहब ने तो बहुत इंटरव्यूज दिए, उन्होंने हम्म। इंटरव्यू नहीं दिए हुए। वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका में ही बैठे हुए यूट्यूबर्स थे और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, उन्होंने इमरान खान साहब तक मैसेज पहुंचाया कि ये मुज़ाकरात फौरन बंद करें। ट्रंप 20 तारीख को ओथ ले रहे हैं, अगर ये मुज़ाकरात जारी हुए तो जो हमने $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है सारी की सारी वो तबाह हो जाएगी। और हम सबको जीरो कर दिया जब वो मुज़ाकरात इमरान खान साहब ने कहा कि अब हम नहीं करेंगे, इनके पल्ले कुछ नहीं है। उसके बाद की बात बताता हूँ, जिन बैरिस्टर गौहर चेयरमैन की बात कर रहे हैं, उनसे पूछ लें हम्म। कि उनके साथ अली जफर और सलमान अकरम राजा साहब थे जब वो आर्मी चीफ और के साथ गंडापुर के साथ मिल के पेशावर से आए थे, और इनको उसके बाद फिर इमरान खान ने रास्ता दिया था बातचीत करने का, और वो आर्मी चीफ से निचले लेवल पे बातचीत करके आए थे जहां वो ये पैगाम लाए कि आप बंदा दे दें अपना। उधर से पीएमएलएन के 5 लोगों के उन्होंने नाम दिए जिसमें मोहसिन नकवी भी शामिल थे, और इमरान खान साहब ने बड़ी हैरत का इजहार हम्म। किया कि आप उसका नाम भी ले आए हैं मेरे सामने। तो उन्होंने कहा जनाब सबसे ज्यादा सहूलतें उसने हमें दी हैं, तो आप उसका ले लें, राना सनाउल्लाह का ले लें, अयाज सादिक का ले लें, कोई एक नाम दे दें, इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी बैठेंगे, हम बातचीत करते हैं। इमरान खान ने कहा बातचीत खत्म, ये तोड़ी फिर इमरान खान ने, और ये दोनों जीरो हो गए गंडापुर। उसके बाद इमरान खान ने चंद हफ्तों बाद कहा कि बातचीत करनी है तो सिर्फ मुझसे करें। अब जब आप शहबाज शरीफ खड़े होकर बात करते हैं पार्लियामेंट में, तो इनके जो अपोजिशन लीडर अभी इलेक्शन से फारिग होगी, उनकी अहलिया भी, वो गालियां देते थे कि तुम चोर हो, डाकू हो। जब बातचीत करने की प्राइम मिनिस्टर ऑफर करता है, और फिर अयाज सादिक ने अभी दी थी, तो जवाब क्या आया? अब आप ये जो लेतो लाल होता है ना, मसला ये है कि इमरान खान साहब ने इख्तियार किसी को नहीं दिया हुआ, चाहे वो कोई हो। वो फिर लेकिन एक एक राणा बात साहब, मिनट के उनका जो बाद जब मौकिफ बात है वो करते हैं कह ना, रहे हैं बातचीत के लिए वो साजगार माहौल भी तो होना चाहिए, और वो माहौल पैदा करना तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। अगर उनके लीडर से 100% उनकी दुरुस्त बात मुलाकात है। नहीं हो रही तो फिर वो किस तरह से समझेंगे कि हुकूमत संजीदा है बात करने में? सबसे बड़ा मेरे ख्याल पॉइंट तो यही में है कि उन्हें रोका जा रहा है उनके गवर्नमेंट को लीडर से खराब मुलाकात करना से। चाहिए। जब वो कहते हैं कि मैं करता हूँ, कमेटी बनाता हूँ, स्पीकर कहते हैं, तो हम्म। क्यों नहीं करते? जब आप वहां जाते हैं कमेटियों से, बेशक आपने रिजाइन कर दिया, लेकिन आप पार्लियामेंट में तो हिस्सा है ना। पार्लियामेंट से ऑफर आ रही है तो स्पीकर को आजमाने हम्म। में हर्ज क्या है? मेरे हिसाब किताब में जो बात अभी वलीद इकबाल साहब ने कही, जो इनकी पार्टी अमली तौर पे नहीं कर रही कि मुज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं किए जाते, उसको खोलना चाहिए, लोगों के सामने लेके आए। इसमें इसमें ऐसी अचंभे की बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को और स्पीकर को बैकफुट पे ले जाएं, पब्लिकली ले जाएं कि हम खड़े हुए आए, बुलाए, बैठे हमारे साथ, हम्म। बैठ के कहें कि हमने फिर जाना है। हम आपको जनवरी में भी कह रहे थे, हमने मुज़ाकरात खत्म किए थे, लेकिन बात हमारी ये थी कि जी हमारे लीडर से मिलाएं। ऐसा क्यों करते हैं कि पहले हमारी मुलाकात कराओ फिर हम बात करेंगे? यही बात उनके फायदे में जाती है, इनके हम्म। नुकसान में जाती है। एग्जैक्टली। तो वलीद इकबाल साहब, आपकी नज़र में जो अभी गुफ्तगू की है राना इलियास साहब ने, अ, अगर तो बातचीत वाकई आप लोग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों की तरफ से भी तो कोई बातचीत होनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस वक्त पार्टी में किस राय की ज़्यादा हिमायत की जा रही है, मफाहमत की तरफ जाने की या फिर मज़ाहमती बयानियाँ अपनाने की? आपने कहा ये कि जी जेल जेल होता है, जब मैंने कहा
तो आपने कहा कि जी आपके वक्त में भी सारी ऑपोजिशन दीवार से लगी हुई थी और जेल में लोग गए हुए जी थे। जी। मैं इस किस्म के हम्म। एक मुआवजे को मुस्तरद इसलिए करता हूं कि ये मुआवजा उस काबिल ही नहीं है। अगर उस वक्त, मैं ये नहीं कह रहा कि हमको सही कर रहे थे, लेकिन अगर हमारा लेवल ऐसे काम करने का 10 पे था, तो जो हमारे साथ हुआ है वो 110 से भी ज्यादा है। ये आपका काम है करना। आप प्लीज सर्वे करें, बल्कि स्टडी करें कि हमारे दौरे हुकूमत में कितनी यानी आप दफा मान रहे हैं कि जो उस वक्त हुआ वो भी गलत हुआ था? नहीं। आप ये मान रहे हैं कि आपकी हुकूमत ने मैं जो उस वक्त किया वो भी मैं नहीं गलत मान था? रहा। मैं असल बात जो कहना चाह रहा हूं कि आपका इस तरह से इल्जाम की उंगली हमारी तरफ पॉइंट करना कि आप भी वही कर रहे थे जो आपके साथ हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो माजना उस काबिल है ही नहीं। आप सर्वे करके, खुद स्टडी करके, अपने रिसर्च विंग के जरिए, अपने चैनल के, आप देखें कि हमारे वक्त में कितनी दफा लोगों पे एमपीओ लगाया गया, कितनी दफा एमपीओ के अंदर लोगों को अंदर किया गया, कितनी जबरी गुमशुदगियां पॉलिटिकल लीडर्स की हुई, कितनी जबरी गुमशुदगियां उम्मीदवारों की हुई, कितने वलीद उम्मीदवारों को इकबाल साहब, कागजात हम फाइल तो नहीं कह करने रहे हैं कि दिए ये गए। गलत है। आप जो ये भी बताएं हुकूमत कि बरसर इख्तिदार आती है उसकी पहली तरजीह यही होती है कि ऑपोजिशन ना हो। वो सबसे पहले ऑपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश करती है। जब आप लोग बरसर इख्तिदार आए थे, आप आप लोगों बताएं का कि एजेंडा कितनी भी यही दफा, मालूम होता था। कितने अब जब ये कितने हुकूमत लॉन्ग बरसर मार्च इख्तिदार आई है तो इनका एजेंडा भी यही मालूम होता है। ऑपोजिशन बिलावल के ने लॉन्ग बगैर मार्च करना कैसे चाहा हुकूमत नहीं। की जा आप सकती है? और बताएं। इसको आई एम जमहूरियत सॉरी, का आई डोंट हुस्न एग्री नहीं विद यू। कहते। आई डोंट एग्री विद यू, आई एम सॉरी। आप बताएं, बिलावल भुट्टो ने जब लॉन्ग मार्च किया तो हमने गोलियां बरसाई उसके ऊपर। जब फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च लेके आए इस्लामाबाद में तो हमने लाठियां बरसाई, आंसू गैस चलाई, पथराव किया उनके ऊपर। हमने पुरअमन इज्तिमा होने दिए, हमने जमहूरी अक़दार को जो है उनको नाफिज किया, जो बुनियादी सर, हकूक हैं बिलावल भुट्टो उनके की अमल जमात अमल ने या दरामद मौलाना करते की रहे। जमात ने 9 मई और नहीं किया था। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके बाद तो एहतजाजी सियासत एक अलग नहज पर पहुंच गई और उसके जी बाद ही हमने, हमने और ये ये भी तमाम सुन लीजिए, पाबंदियां और ये सब चीजें देखी। जब पिछले साल हम इसी मोड़ पर खड़े थे पिछले साल, तब मुज़ाकरात के लिए हमने क्या शराइत आयद की थी, ये भी मैं आपकी बात को एड्रेस करना चाह रहा हूं। हमारी शराइत थी, नंबर एक, कि 9 मई के बारे में आज़ादाना जुडिशल कमीशन हो, 26 नवंबर के बारे में आज़ादाना हम्म। जुडिशल कमीशन हो, 26वीं तरमीम वापस ली जाए क्योंकि तब तक वो मंजूर हो चुकी थी, और तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। ये हम सारे सारे हमारे हम्म। मुतालबात थे। ये कह देना आसान है कि 9 मई जो है वो एक और किस्म का एहतजाज था। हमारा उसके ऊपर मौकफ बिल्कुल कुछ और है। हमारा हमारे हम वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसकी हिस्ट्री में बोरीबंद लाशें हैं या भत्ताखोरी है या उस तरह के जराइम हैं। सर, हम आप हमेशा 26 एक नवंबर की पुरअमन अगर और बात कर आइन रहे के हैं तो मुताबिक, उसी ये तरफ हमारे पे चले सारे जाते हैं। इल्जाम गलत हैं, ये सारे केस झूठे इंकशाफात भी हैं। हुए थे कि आप लोगों के मामला बहुत हद तक सेटल डाउन हो गए थे 25 नवंबर की रात तक, और ये भी तय हो चुका था कि संजानी के मकाम पर जाना है। उसके बाद क्या हुआ? कौन लीड कर रहा था उस एहतजाज को? किसने किसकी बात नहीं मानी? और रुख क्यों किया गया इस्लामाबाद का? ये भी आप अपनी जबानी बता दीजिए। मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि मैंने वही जो उस वक्त, उस 26 नवंबर के बाद के हमारे मुज़ाकरात के लिए शराइत थी, मैं फिर उसी को दोहरा देता हूं। मेरे बात सुनने के बजाय इस पे आज़ादाना, अगर अगर कोई बुरा है, कोई गलत है, किसी ने उसमें कोई जुर्म किया है, कौन सही है कौन गलत है, आज़ादाना इंक्वायरी हो 9 मई पर और 26 नवंबर दोनों पर। और उसके अलावा बाकी भी 26वीं तरमीम, अब तो 27वीं जो है, हमने तो कड़ाही में से आग में छलांग लगा दी है। अब आप बहुत आगे निकल गए हैं, मैं तो यही कह रहा हूं। अब तो मुझे तो हैरत है जी कि पॉलिटिकल क्लास ने पूरी इस तरह की जो है तरामीम को जो है मंजूर किया है और इनको होने दिया है और आइन की इस तरह से तनसीख को मुमकिन बनाया है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि पार्टी के फैसले कौन कर रहा है? आमिर इलियास रना साहब, पार्टी के फैसले इस वक्त किसके हाथ में हैं? और जो फैसला सादी, जो हिकमत अमली अपनाई गई, उसका नतीजा हरिपुर इलेक्शन में हमने देखा। अब आपको लगता है आमिर इलियास रना साहब के पार्टी मुत्तहिद है, उन फैसलों के पीछे खड़ी होगी जो भी अडियाला से होंगे? देखें, पार्टी के फैसले जब इनका दिल करता है इमरान खान के कंधे पे रख के करते हैं, और जब दिल करता है, जैसे 27वीं तरमीम में वोट उसके खिलाफ नहीं दिया, जेयूआई ने दिया। इनके सेनेटर्स ने अपनी पार्लिमानी मीटिंग में कम से कम 3 सेनेटरों ने कहा कि हमें अगेंस्ट वोट करना चाहिए, लेकिन उनकी लीडरशिप ने कहा नहीं, हम बाइकआउट करेंगे। सहूलत दी ना गवर्नमेंट को, तो ये तो इमरान खान से नहीं पूछ के किया था। अब इमरान खान ने ये फैसला खुद किया था कि हमने बाइकआउट करना है, लेकिन वहां पे एलिट कैप्चर, जिसका हम बड़ी गपशप सुनते हैं आईएमएफ में, वो पीटीआई के अंदर भी उसी तरह नजर आया कि उमर अयूब ने कहा नहीं कि मैंने तो अपनी अहलिया को इलेक्शन लड़ाना है। उनको इजाजत दे दी, पंजाब में इजाजत नहीं दी।
तो फिर आधा तितर आधा बटेर तो इमरान खान साहब ने किया ना, वहां पे किसी और ने तो नहीं किया। कि आप मियां अजहर वाली सीट पे बिल्कुल ठीक बात है कि उन्होंने कहा कि चूंकि उनकी डेथ हुई है तो वहां हम इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे तो पंजाब की पीटीआई की क्यादत ये जो कह रहे हैं कि जुल्म जबर है, उसको दिखाते तो सही ना कि हम आए थे, हमें रोका गया, हमारी लीडरशिप आई ठीक थी। है। लीडरशिप तो नहीं आई वहां पे इलेक्शन लड़ने के लिए। मुझे और आपको वो जौक दर जौक नौजवान या बूढ़े वोट डालते हुए मियां अजहर के कैंप में, हमाद अजहर के कैंप में कहीं नजर आए? ठीक है, इसकी बड़ी जी, वजह हमारे वो वोटरों को सिलेक्शन रोका दिखाई गया। दी कैंडिडेट की। लेकिन लास्टली आमिर इलियास साहब, लास्टली मैं आपसे जानना चाहती हूँ, नवाज शरीफ साहब कल बहुत अरसे बाद मंजर आम पर आए और वो बोले तो खुलकर बोले, लेकिन तासुर ये आया कि वो अभी भी माजी में ही कहीं अटके हुए हैं। क्या ऐसा ही लगा है आपको भी? देखें, माजी से तो जब निकलेंगे ना, अगर हाल में वो खुद होंगे, क्योंकि अभी उन्होंने हाल को इस तरह तस्लीम किया कि मेरा भाई और मेरी बेटी वजीर आजम और वजीर आला हैं, मुझसे अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन जो मैसेज उन्होंने दिया वो मेरा ख्याल है कुछ सजाओं के हवाले से दिया जो आने वाले हफ्तों में, महीनों में मिलने वाली हैं। उन्होंने उसका एक मुतालबा रखा अच्छा, है कि जो इमरान खान को लाने वाले हैं, जो असल मुजरिम हैं, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो पब्लिकली इसीलिए आए थे। ठीक है। तो आपको लगता है कि इसीलिए उन्होंने सरेआम ये सब बातें की हैं। बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। सेनेटर वदी इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। इसके साथ ही हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नूर मुकद्दम कत्ल के मुजरिम की अपील मुस्तरद होने के केस में जस्टिस बाकिर नजफी के इजाफी नोट ने नई बहस को जन्म दे दिया। जस्टिस बाकिर नजफी ने अपने इजाफी नोट में लिखा कि नूर मुकद्दम कत्ल मुआशरे में फैलती बुराई का नतीजा है जिसे लिविंग रिलेशन कहा जाता है। जज ने इन ताल्लुकात को खुदा के खिलाफ बगावत करार देते हुए ये भी लिखा कि इस तरह के ताल्लुकात न सिर्फ मुल्क बल्कि शरीयत के तहत पर्सनल लॉ के भी खिलाफ हैं। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट में जस्टिस अली बाकिर नजफी ने लिखा कि मैं अक्सरियत के फैसले से इत्तफाक करता हूं, लेकिन कुछ इजाफी वजूहात तहरीर की हैं। जाहिर जाफर के खिलाफ तमाम शवाहिद रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। लिविंग रिलेशन का तस्वर मुआशरे के लिए इंतहाई खतरनाक है। लड़के और लड़की का लिविंग रिलेशन न सिर्फ मुआशरती बिगाड़ का बाइस है बल्कि इस्लामी तालीमात के भी मुनाफी है। इसलिए आजकल की नौजवान नस्ल को इस वाक़े से सबक सीखना चाहिए। इजाफी नोट में लिविंग रिलेशनशिप से मुतालिक राय देने पर सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। वकील शाखावर ने जज के इस इजाफी नोट को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि जब ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुजरिम जाहिर जाफर का 342 के तहत दिया गया बयान झूठ पर मबनी करार दिया गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज को मुजरिम के इस बयान का हवाला देने की क्या जरूरत थी। मुजरिम जाहिर जाफर ने ट्रायल कोर्ट में 342 के दिए गए बयान में कहा था कि वो नूर मुकद्दम के साथ लिविंग रिलेशन में थे। शाखावर का कहना है कि मुलजिम के 342 के तहत दिए गए बयान को अदालत या तो दुरुस्त मानती है या इसे बिल्कुल गलत करार देती है, और अगर अदालत किसी मुलजिम के बयान को दुरुस्त तस्लीम कर ले तो इसको अदालत की तरफ से रिलीफ मिलता है, और अगर अदालत मुलजिम के बयान को गलत या झूठ करार दे दे तो उसे सजा सुनाई जाती है, जिस तरह जाहिर जाफर को सजाए मौत सुनाई गई। माजी में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी एक तकरीब से खिताब में खवातीन की स्कर्ट से मुतालिक बात करते हुए कहा था कि तकरीर की तवालत औरत की स्कर्ट की तरह होनी चाहिए, जो ना इतनी लंबी हो कि लोग इसमें दिलचस्पी खो दें और ना ही इतनी मुख्तसर कि मौजू का अहाता ना कर सके। साकिब निसार के इस बयान के बाद उन पर भी शदीद तनकीद हुई और खवातीन के हुकूक की तंजीमों ने चीफ जस्टिस को आड़े हाथों लिया। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस साकिब निसार को न सिर्फ ये अल्फाज वापस लेना पड़े बल्कि उन्होंने बाकायदा माजरत भी की। नूर मुकद्दम कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत बरकरार रखी है और रेप के जुर्म में मुजरिम की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील करते हुए अगवा के इल्जाम से मुजरिम को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुजरिम की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाया था, मगर इसी केस की समाअत के दौरान जस्टिस हाशिम काकर ने भी जस्टिस बाकिर अली नजफी की तरह के रिमार्क्स दिए थे। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकर ने कहा था कि मुजरिम और मकतूला के दरमियान एक साथ रहने का रिश्ता था जो यूरोप में होता है, यहाँ नहीं। लड़की और लड़के के एक साथ रहने का रिश्ता हमारे मुआशरे की बदबख्ती है और इस किस्म का रिश्ता मजहब और अखलाकियात के भी खिलाफ है। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने इस समाअत के दौरान भी ये रिमार्क्स दिए थे कि अगर आगाही पैदा करनी है तो नौजवानों को लिविंग रिलेशनशिप के नुकसानात और असरात से आगाह किया जाए। इसी बारे में बात कर लेते हैं। समाजी कारकुन फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मुअज़्ज़िज़ जज साहिब ने अपने इजाफी नोट में लिविंग रिलेशनशिप पर अपनी एक राय दी है,
ये फैसला तो नहीं है, तो इस पर इतनी तनकीद क्यों की जा रही है? एक तरह से विक्टिम ब्लेमिंग वाली बात है ना, कि एक तरह से आप एक केस में जिसके अंदर नूर मुकद्दम और जो जाहिद शाह का जो आपस में रिलेशनशिप है, उसको अज्यूम वो कर रहे हैं कि वो लिविंग रिलेशनशिप है। मतलब इसका मतलब तो ये है कि आप कोई भी अगर लड़की या लड़का अगर आपस में वो अगर फ्रेंड्स हैं या उनको कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप है या वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर है। एक जुर्म हुआ है, उनको अपने आप को इससे हद तक महदूद रखना चाहिए था कि एक जुर्म हुआ है और कानून के मुताबिक अगर ये साबित हो गया है कि वो जुर्म जो है वो जाहिर ने कमिट किया है, तो उसकी सजा होनी चाहिए। वो औरतें जो घरों में शादियां करके बैठी हैं, निकाह करके बैठी हैं, उनके ऊपर क्या जुल्म नहीं हो रहा? वहां पे मैरिटल रेप हो रहे हैं, घरेलू तशद्दुद हो रहा है, औरतों के साथ क्या कुछ वहां नहीं हो रहा। अगर ये सोचा जाए इस टर्म लिविंग रिलेशनशिप की टर्म जो कि आजकल बहुत आम सुनने को मिलती है, इसकी ना तो हमारा मजहब इजाज़त देता है, ना ही मौशरती अक़दार, और सोसाइटी में कौन चाहेगा कि उसके बच्चे इस नौयत के रिलेशन में रहें। तो अगर एक नोट लिख दिया गया है, इस बात को अलग कर दीजिए कि विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है, लेकिन इस नोट का कोई असर आपको दिखाई नहीं दे रहा हमारे माशरे में? इस तरह की जो मोरालिटी है उसके खदोखाल को तय करे ना, वो सोसाइटी तय करती है, फिर वो आपके लॉज तय करते हैं। लेकिन मतलब फरजाना एक साहब, जज भी पर्टिकुलर तो इसी केस में सोसाइटी का हिस्सा है ना? नहीं नहीं जज साहिब देखिए, इसी जज सोसाइटी का का हिस्सा हैं, और देखिए, मजहब, इससे अखलाकियात और जज का रिवायात को साथ लेकर चलना, जब वो अपने नहीं देखिए फैसले देते हैं तो शरीयत, मजहब, कानून सबको मद्देनजर रखते नहीं हुए देते हैं। उनका काम ये है कि जो जुर्म है उसके ऊपर जो कवानीन बने हैं उस कानून के मुताबिक जो है वो फैसले करें। ठीक है। अब खास तौर पे हम्म। अगर एक पर्टिकुलर केस है जिसमें एक औरत का जो है उसका सर कलम किया गया है, उसका रेप किया गया है, उस पर्टिकुलर केस के अंदर इस तरह की मॉरल कमेंट्री करना के उसमें आता है, वो एक पिदर शख्सियत को रिफ्लेक्ट करता है जो कि हमारी जुडिशरी के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से ये इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है कि क्योंकि आप देखें कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसके अंदर जो सजाएं देने का सिलसिला है जजेस की तरफ से वो ना होने के बराबर है। तो पर्टिकुलरली इस केस के हवाले से ये बात करना, एक जज जो है अगर वो अलग से कोई जनरल स्टेटमेंट किसी मतलब जैसे जजेस जाके कोई बात करते हैं एज अ हम्म। सिटीजन, वो कहीं करें वो एक अलग बात है, लेकिन आपने एक केस है जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन है उसके अंदर एक आदमी को सजा हुई, आप इतना वे ये कह रहे हैं कि अगर वो इस रिलेशनशिप में ना होती तो शायद ये उसके साथ ना होता या इस वजह से उसके साथ हुआ है। तो देखे ना, ये वजह तो कोई नहीं होती ना, वजह तो फिर ये है कि जहाँ लोग लिव इन, जिस तरह मैंने कहा कि जो शादीशुदा अच्छा, लोग हैं वो इस उनके इजाफी घरों में भी नोट इस तरह से जुल्म क्या होते हैं। कोई तब्दीली आ सकती है? केस का फैसला तो हो चुका है, क्या इस इजाफी नोट से मुजरिम को कोई रिलीफ मिल सकता है? नहीं, मुजरिम को तो इससे कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। अलबत्ता आपने एक जो पाकिस्तान की जो खवातीन है उनके लिए एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो पैदा की है कि अगर उनके साथ जुल्म होगा तो आप ये कहेंगे अच्छा अगर वो बाहर ना जाती, अगर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव ना होती और अगर वो ये ना करती, अगर वो ना करती, तो आप एक तरह से ये जो विक्टिम ब्लेमिंग जो इस स्टेटमेंट में है, जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर जनरली विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से खवातीन जो हैं वो इस तरह के अपने जो उनके साथ जराइम होते हैं वो उसको रिपोर्ट नहीं करती हैं। ये इसकी वजह से नहीं हुआ कि रिलेशनशिप की नेचर क्या है। नेचर कुछ भी हो, एक उस किसी भी रिलेशनशिप के अंदर जो इस शख्स ने किया नूर मुकद्दम के साथ वो एक जुर्म था और जज का काम था कि उसको वहीं तक हम्म। महदूद रखते। उनको इसके ऊपर ये लेकिन आपको नहीं कमेंट्री लगता कि देना जो था। मुजरिम का जुर्म जो है वो अपनी जगह है, और उस पर तो जज साहब कह रहे हैं कि जो अक्सरियती फैसला हुआ है मैं उसके साथ हूँ, लेकिन एक टर्म जिससे मुआशरे में एक मुआशरा गलत रवैये की तरफ जा रहा है, ये गलत रुझान मुआशरे में आ रहा है, अगर उस चीज़ को पॉइंट आउट कर दिया गया है जज साहब की जानिब से, तो इसमें कोई इतनी बुराई नहीं है। नहीं देखिए, बात ये है कि इस वजह से इस केस के अंदर वो ये इस नवे वो ये कह रहे हैं कि वो लिविंग रिलेशनशिप में था। हम सब प्रोफेशनल हैं, हम दिन में 10-10 मर्दों को जाके मिलते हैं, ठीक है? उनके घरों में भी जाते हैं, काम के सिलसिले में भी जाते हैं, फ्रेंडशिप भी होती हैं। तो हम अब आज की दुनिया में ये तो नहीं है कि औरत और मर्द जो है वो सिर्फ एक दूसरे के साथ
एक ऑपोजिट हवाले से ही का कोई रिलेशनशिप होता है, लोगों का प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। आप जैसे काम कर रही हैं, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो है मैं आदमी के साथ हो सकते हैं। देखे ना, जाहिर शाह ने ये प्ली ली थी शुरू में, आप देखिए उसने कहा था कि हम्म। हमारा एक लिविंग रिलेशनशिप था, और उसने मुझे जी, कहा कि मैं तुम उसे एक अदालत ड्रग ने झूठा पार्टी करार दे ऑर्गेनाइज दिया। करो। ठीक है ना? जब उस चीज़ को नहीं माना गया कि उसने कोई उसका एविडेंस नहीं था कि उसने कहा कि ड्रग पार्टी करो एंड ऑल दैट, तो उनका ये कहना, ये अज़्यूम कर लेना कि वो लिव इन रिलेशनशिप में है, ये एक मुतस्सबाना रवैया है आप ये किया कहना है। चाह रही हैं कि इस केस में उन्हें ऐसा इज़ाफ़ी नोट नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल जनरली अगर वो ये बात करते तो पर्टिकुलरली ये इसमें बात दुरुस्त थी। जनरली, हाँ, देखिए जनरली तो हम जो भी सोसाइटी के अंदर जो हम चीज़ें हैं जो अखलाकी हवाले से बुरी हैं, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक ख़ास एक हुँ। केस के कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप जिस कह रही हैं तरीके कि से स्पेसिफिकली वैश्याना इस केस में ऐसे रिमार्क्स या ऐसा इज़ाफ़ी नोट सामने नहीं आना चाहिए था, लेकिन जो बात उन्होंने बिल्कुल की है वो प्रिसाइज दुरुस्त है। हमारे मुआशरे में ये बुराई वो फैलती जा अलग रही से है और मसले जड़ हैं। पकड़ रही है। तो अगर जनरली वो ऐसा कोई नोट लिखते या इस मामले पर बात करते तो वो दुरुस्त था, क्योंकि उनकी राय वैसे दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया फरजाना बारी साहिब, आप हमारे साथ मौजूद थीं। हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करनी है, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। गजा को मुकम्मल तौर पर तबाह करने और 22 लाख फलस्तीनियों को बेघर करने के बाद इस्राएली फौज ने मगरबी किनारे में नया ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। अरब न्यूज के मुताबिक इस्राएली फौज, दाखिला सिक्योरिटी के इदारे, शाबाक और सरहदी पुलिस ने मगरबी किनारे के शिमाल में एक बड़ी फौजी कार्रवाई का आगाज कर दिया। फौज ने मगरबी किनारे में अपनी नफरी में भी नुमाया इजाफा किया है और बाज इलाकों में बुलडोजर भी दाखिल कर दिए गए। इसके अलावा कई इलाकों में जुज़वी कर्फ्यू भी नाफिज है। इस्राएली हेलीकॉप्टर्स ने नामालूम अहदाफ पर फायरिंग की, जबकि फौज ने कर्फ्यू नाफिज करते हुए। इस्राएली जराये के मुताबिक कार्रवाई का मकसद मगरबी किनारे के शिमाल हिस्से में दहशतगर्दी को रोकना है। अरब मीडिया के मुताबिक कार्रवाई कई दिन जारी रहने का इम्कान है और ये 5 देहात कहलाने वाले इलाके में होगी। इस दौरान खुफिया इतलात की बुनियाद पर घर घर तलाशी और गिरफ्तारियां की जाएंगी। इस्राएली फोर्सेस गुज़िश्ता कई माह से मगरबी किनारे में मुतअद्दिद छापे और गिरफ्तारियां कर रही है। उधर इस्राएली आबादकारों के हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता साल अक्टूबर में मगरबी किनारे में आबादकारों की तरफ से 264 हमले किए गए, जो 2006 से रिकॉर्ड रखने के बाद एक महीने में सबसे ज़्यादा तादाद है। अक्सर ये आबादकार मुसल्लह होते हैं और हमलों का निशाना निहत्ते फ़लस्तीनी बनते हैं। मगरबी किनारा, जहाँ तकरीबन 27 लाख फ़लस्तीनी और 5 लाख से ज़ायद इसराइली आबादकार रहते हैं, मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए बुनियादी जोग्राफियाई हैसियत रखता है। ताहम इसराइली हुकूमतें गुज़िश्ता बरसों में तेज़ी से यहाँ आबादियाँ बढ़ाती रही हैं, जिससे ख़ित्ता कई टुकड़ों में तकसीम होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी आबादकारियों को बैनुल अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी करार देते हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज या आबादकारों के हाथों 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इन शहादतों के अलावा इसराइली फोर्सेस मगरबी किनारे में गिरफ्तारियां भी कर रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम 50 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। इसराइली फ़ौज की इन्हीं कार्रवाइयों पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने इंकशाफ किया कि इसराइल हज़ारों फ़लस्तीनियों को बेघर करके कैंप्स की जानिब धकेल रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच का मज़ीद कहना है कि इसराइल 32,000 फ़लस्तीनियों को मगरबी किनारे के पनाहगुज़ीन कैंप्स में धकेल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी किनारे से फ़लस्तीनियों को बेघर करने का ये सिलसिला 1967 के बाद सबसे बड़ी मुहिम जोई का हिस्सा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी गुज़िश्ता माह अपनी रिपोर्ट में तस्दीक की थी कि इसराइली हुकूमत ने 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों के घर मिसमार करके उनको बेघर किया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने साथ में खबरदार भी किया है कि इसराइल की गजा में जारी जंग ने फ़लस्तीनी इलाके की मईशत को तहवाला कर दिया और इसकी बका को ख़तरे में डाल दिया है। आलमी बरादरी से फौरी और भरपूर मुदाखलत का मुतालबा भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा की तिजारती और तरक्याती एजेंसी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक गजा की पट्टी की दोबारा तामीर पर $70 बिलियन से ज़ायद लागत आएगी और यह कई दहाइयों का काम हो सकता है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि जंग और पाबंदियों ने फ़लस्तीनी मईशत को बेमिसाल ज़वाल की तरफ धकेल दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि फ़ौजी कार्रवाइयों ने बका के हर सतून को शदीद नुकसान पहुँचाया है। खुराक, रिहाइश और सेहत की सहूलियात समेत हर शोबा मुतासिर हुआ और गजा एक इंसानी बनाई हुई खंदक में डूब गया है।
अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि मुसलसल और मुनज़्ज़म तबाही ने गजा के दोबारा काबिल रिहाइश और मुआशरती तौर पर मुस्तहकम होने की सलाहियत पर संगीन शुबहात पैदा कर दिए हैं। गजा में होने वाली तबाही ने इक़्तिसादी, इंसानी, माहौलियाती और समाजी बहरानों को जन्म दिया और इसे मुकम्मल बर्बादी की जानिब धकेल दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर गैर मुल्की इमदाद की नुमाया सतह के साथ 2 हिस्सों की शरह नमू भी हासिल हो तो गजा को अक्टूबर 2023 से पहले की फलाही सतह पर वापस आने में कई दहाइयाँ लगेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की तिजारती और तरक्याती एजेंसी ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो एक जामे बहाली मनसूबा तैयार करे जिसमें बैनुल अक़वामी इमदाद, मालियाती मुंतकिली की बहाली और तिजारती नकलो हरकत और सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के इक़दाम शामिल हों। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गजा की पूरी आबादी शदीद और कसीर जहती गुर्बत का शिकार है, लिहाजा हर शख्स को माहाना गैर मशरूत इमदादी रकम फराहम करने के लिए एक यूनिवर्सल इमरजेंसी बुनियादी आमदनी मुतारिफ कराई जाए। रिपोर्ट में बताया गया कि 2023 से 24 के दौरान गजा की मईशत 87% सुकड़ गई, जिससे फीकस कौमी पैदावार सिर्फ $161 रह गई है, जो आलमी सतह पर इंतहाई कम है। मगरबी किनारे की सूरत हाल भी बेहतर नहीं, जहाँ तशद्दुद, आबादकारी के फैलाव और वर्कर्स की नकलो हरकत पर पाबंदियों ने मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास और लेबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह पर हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू ने ऐलान किया कि इसराइल लेबनान में हिज़्बुल्लाह और गजा में हमास को दोबारा मुनज़्ज़म होने से रोकने के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। गजा अमन मंसूबे और जंगबंदी से मुतालिक एक पेशरफ्त ये भी हुई है कि हमास ने मज़ीद एक कैदी की लाश इसराइल को वापस कर दी। मलबे से मिलने वाली ये लाश 48 साला यहूदी की है, जो इसराइली बमबारी के नतीजे में इमारत के मलबे के नीचे दब गया था। नाज़रीन, जहाँ एक जानिब इसराइल गजा और मगरबी किनारे पर हमले कर रहा है, वहीं दूसरी जानिब गजा में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने पहले से बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। सैलाबी पानी ने हज़ारों खैमों को डबो दिया, जिसके बाइस मकामी ख़ानदान शदीद सर्दी में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। खबररसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक गजा की तकरीबन 20 लाख आबादी में से बड़ी तादाद इसराइली हमलों के दौरान अपने घरों से महरूम हो चुकी है। जंगबंदी के बाद भी लोग आर्जी खैमों और पनागाहों में इंतहाई मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इलाके का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। फ़लस्तीनी NGOs नेटवर्क के सरबराह अमजद अल-शुआ के मुताबिक तकरीबन 15 लाख बेघर अफराद के लिए कम अज़ कम 3 लाख नए खैमों की फौरी ज़रूरत है, जबकि फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते शदीद बारिशों के दौरान हज़ारों खैमे पानी में डूब गए, जबकि कुछ मुकम्मल तौर पर बह गए। साहिली इलाकों में पानी की सतह 40 से 50 सेंटीमीटर तक बुलंद हो गई है, जिससे एक फील्ड अस्पताल को भी आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि वो सर्द मौसम के मुताबिक इमदाद पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, ताहम इसराइली पाबंदियों के बाइस इमदादी ट्रकों की तादाद महदूद है। गजा के हुक्काम और इमदादी इदारों का दावा है कि इसराइल ज़रूरी अशिया को दाखिल होने से रोक रहा है, जबकि इसराइल का कहना है कि वो जंगबंदी के तहत तमाम वादे पूरे कर रहा है। इसराइल का दावा सच्चाई पर मबनी नहीं, क्योंकि गजा में बच्चे बारिश और सैलाब से बचने के लिए भीगी हुई ज़मीन पर सोने पर मजबूर हैं। गजा के बच्चे अपने जिस्मों को प्लास्टिक के थैलों से ढांप कर तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं। गजा के शहरियों के लिए पनागाहों की कमी, खैमों की खस्ताहाली और इमदादी सामान की शदीद किल्लत के बाइस बच्चे और ख़ानदान बारिश और सर्द मौसम के सामने बिल्कुल बेबस हैं। इमदादी तंजीमों ने खबरदार किया कि मौसम की सख्तियाँ बीमारियों के फैलाव और अमवात के ख़तरात में इजाफा कर रही हैं। बारिश के बाद गजा के शिमाली इलाके में मंजरनामा इंतहाई संगीन था। गलियां पानी में डूबी हुई, जगह जगह तबाहशुदा इमारतों के मलबे के ढेर थे और बेघर खानदान बारिश से बचने और सर छुपाने के लिए जगह तलाश करते दिखाई दिए। गजा में गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जबकि बेघर खानदानों की मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।